हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर। और आप लोग रियल नंबर क्लास 10 में पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक जितने भी नंबर्स आप लोगों ने पढ़ा है, चाहे वो प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, कुछ भी हो, ये सारे संख्याएं जो आपने क्लास 10 तक पढ़ा है वो सारे संख्याएं वास्तविक संख्याएं ही हैं। तो हम लोग इसको बढ़िया से समझेंगे। उससे पहले जो संख्याएं हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लें। बहुत प्रकार के संख्याएं हैं, उसको अलग अलग गुणों के आधार पर संख्याओं को अलग समूह में बांटा गया है। उन चीज़ों को हम लोग सबसे पहले समझ लेंगे, फिर देखेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं गिनती की संख्याएं। यानी कि सबसे पहले गणित का जो स्टार्टिंग होता है वो होता है गिनने से। बच्चों को सबसे पहले गिनना सिखाया जाता है, 1 2 3 4 5 6। तो जो गिनती की संख्याएं हैं उसे ही हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो एक बार हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सभी संख्याओं को। सबसे पहला हम जो सीखने वाले हैं और समझने वाले, ऐसे आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी एक बार रिविज़न के लिए ये जरूरी है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं, किन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं? वे संख्याएं जो गिनती की संख्याएं हैं। यानी कि 1 2 3 4 5, इस तरह से ये कब तक चलेगा? 100 200 1000 2000 नहीं, ये अनंत तक चलते जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो 1 है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है ही नहीं या अनंत है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरो भी तो एक संख्या है, तो जीरो क्या है? जीरो से स्टार्ट होता होगा, लेकिन नहीं, प्राकृतिक संख्या जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। क्योंकि मैंने क्या कहा था, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती में जीरो से स्टार्ट कभी करते हैं क्या? आप नहीं करते होंगे। इसीलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है। तो आपको प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेंगे पूर्ण संख्या। तो चलिए अब देखते हैं पूर्ण संख्या। दूसरा जो संख्या है वो है पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? जब हम लोग गिनती की संख्याओं में जीरो को भी जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है पूर्ण संख्या। यानी कि 1 2 3 4 5 ये सारे संख्याएं रहेंगे, लेकिन उसके साथ जीरो भी ऐड हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4 इस तरह से अनंत तक ये भी चलता जाएगा। तो अब आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो क्या होगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ये भी नहीं होता, यानी कि अनंत हो जाएगा। अब आगे देखेंगे हम लोग, एक होता है पूर्णांक संख्या, ठीक है। अभी तो हमने क्या देखा था? गिनती की संख्याओं, जीरो को भी देख लिया। अब कुछ नेगेटिव संख्याएं भी होते हैं, -1 -2 -3, इस तरह के संख्याएं भी इसमें जुड़ जाती हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक, ठीक है। आप लोग जो है नंबर लाइन, संख्या रेखा, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा, संख्या रेखा। उसमें हम लोग क्या करते हैं? एक लाइन लेते हैं और दोनों ओर एरो का साइन देते हैं, बीच में 0 लिखते हैं, राइट साइड में 1 2 3 लिखते हैं, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4, इस तरह से ये भी बढ़ते जाएगा इधर और ये भी इधर बढ़ते जाएगा। तो ये नंबर लाइन में जो भी संख्याएं आते हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या होता है? 3 कैटेगरी है। मान लीजिए 3 बैग है, यहाँ एक बैग है, एक बैग यहाँ है और एक छोटा सा बैग यहाँ है। तो ये जो बैग है राइट साइड वाला, इसमें हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 यानी कि गिनती की संख्याएं, और लेफ्ट साइड वाला क्या है? गिनती की संख्याएं ही हैं, लेकिन उसमें ऋणात्मक साइन है। तो गिनती की संख्याएं, उनके ऋणात्मक एवं शून्य के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे, ठीक है। इसको बढ़िया से आप लोग याद रख लेंगे। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्याएं, इनके ऋणात्मक एवं शून्य के समूह को पूर्णांक कहेंगे। अब बहुत सारे बच्चे ये बोल देते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तो वो आंसर बताते हैं ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं को। तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? देखिए, ये ऋणात्मक तो हैं, लेकिन सभी ऋणात्मक नहीं आते हैं। -1/2 ये ऋणात्मक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, पूर्ण अंक ये नहीं है, ठीक है ना। तो ये
पूर्णांक में नहीं आएगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझना है। यहाँ पे गिनती की संख्याएं आपको बोलना है, उनके ऋणात्मक एवं शून्यों के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रखेंगे। ये 3 तरह की संख्याएं अब हमने देख लिया है। कैसे लिखेंगे, पहले डॉटेड लाइन से स्टार्ट होगा, फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से डॉटेड लाइन। तो ये सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनंत, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या ये भी अनंत। ठीक है, तो ये हो गया पूर्णांक संख्या। अब हम लोग कुछ और भी डिफरेंट और भी अन्य समूह हैं, अन्य प्रकार के संख्याएं हैं, गुणों के आधार पर विभक्त किया गया है। आपने सुना होगा सम संख्या, तो हम लोग जानेंगे सम संख्या किसे कहते हैं। आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से समझ लेना है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं का ही ये एक समूह है। ये जितने भी संख्याएं सब इसी के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसका यूज आपको चैप्टर में भी मिल सकता है। तो सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाग लग जाती है, 2 से पूर्ण रूप से भाग लगती है। ठीक है, जैसे 3 को हम लोग भाग देंगे 2 से, तो ये भाग लगेगा, लेकिन इसका क्या आ जाएगा, दशमलव में आएगा, 1.5। तो हम कहेंगे ये पूर्ण रूप से भाग नहीं लगा। तो 2 से पूर्ण रूप से क्या भाग लगेगा, 2 लगेगा, 4 लगेगा, 6 लगेगा। तो सम संख्याएं क्या होंगी, 2 4 6 8 10, ये सारे जो संख्याएं हैं ये 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाती है। इसमें कुछ भी शेष नहीं बचता है, या इसका जो भागफल है वो दशमलव में नहीं आता है। ठीक है, इस तरह से सम संख्याएं आप लोगों ने समझ लिया सब। अब आगे देखेंगे 5 नंबर विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है, इसको भी हम लोग समझ लेंगे। जैसा कि सम संख्या है 2 से भाग लगने वाली संख्या है, तो 2 से जो भाग नहीं लगेगी, 1 3 5 7 9 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगी। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से भाग नहीं लगती हैं, उन संख्याओं को क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1 3 5 7 9। ठीक है, ये सब भाग 2 से पूर्ण रूप से नहीं लगती है। अब आगे आपको देखना है 6 नंबर में अभाज्य संख्या। इसको बढ़िया से आप सभी को समझ जाना है। हालांकि आप लोग क्लास 5 6 7 में पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ भी आपको बढ़िया से समझ लेना है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो यहाँ पे दूर आपको हो जाएगा। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो केवल और केवल 2 संख्याओं से भाग लगती है। किससे किससे, एक अपने आप से और एक 1 से। वे संख्याएं जो केवल 2 ही संख्याओं से भाग लगती है, एक से और अपने आप से, उन संख्याओं को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। या तो हम कह सकते हैं वे संख्याएं जिनका भाजक केवल 2 ही संख्या होता है, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। अब अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, तो 2 होती हैं, क्योंकि 2 को हम किससे भाग दे सकते हैं, 1 से भाग दे सकते हैं और 2 से भाग दे सकते हैं। तो स्वयं से भाग दे सकते हैं 2 से या फिर 1 से। तो हमने क्या कहा था, जिसका 2 फैक्टर हो, 2 नंबर से भाग दिया जा सके। अब 3 को भी हम लोग या तो 1 से भाग देंगे या 3 से, 2 से तो नहीं दे सकते हैं। अगला 4 जो है क्या है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 को हम लोग 1 से भी भाग दे सकते हैं, 2 से भी भाग दे सकते हैं और 4 से भी भाग दे सकते हैं। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो 5 हो जाएगा अगला, क्योंकि 5 को 1 और 5 से भाग दे सकते हैं। अगला 7 हो जाएगा, फिर 8 9। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, 9 बता देते हैं अभाज्य संख्या, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 को 3 से भी भाग दे सकते हैं। ठीक है ना, 1 से 3 से 9 से, तो वो तो नहीं होगा। 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो वह संख्याएं जिसका केवल 2 ही भाजक होता है, 1 और वो स्वयं। ठीक है, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसी का उल्टा है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या क्या होता है, यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे एक बार। जिसका भाजक 2 से ज़्यादा, वे संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगती है, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 हो गया, जैसे 6 हो गया। 4 को हम लोग 1 से भी भाग दे सकते हैं, 2 से भी भाग दे सकते हैं, 4 से भी भाग दे सकते हैं। तो ये 3 संख्याओं से भाग लग जाती है। कोई 4 से लगती होंगी, कोई बहुत सारी संख्याओं से भाग लगती होंगी, तो उन संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्याएं कह लेंगे। तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। फिर हो गया 6, फिर हो गया 8, फिर हो गया 9, फिर हो गया 10, फिर हो गया 12, इस तरह से ये आगे
बढ़ते जाएगा। तो जिनका भाजक 2 से अधिक है उसको भाज्य संख्याएं कहेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि अभाज्य और भाज्य एक दूसरे का मोटा मोटी पूरक है। यहाँ पे ना हमने अभाज्य में 1 लिखा ना भाज्य में, तो 1 ना तो भाज्य में आता ना तो अभाज्य में आता, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ठीक है। बड़ी का बात अनंत हो जाएगा। तो इस तरह से हमने भाज्य अभाज्य देख लिया। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या, जो आप लोग क्लास 8-9 में पढ़े हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन ये जो आंसर मैंने बताया, ये जो डिफिनेशन बताया, ये कंप्लीट नहीं है। कैसे? क्योंकि आपको बताना है वहाँ p और q का मान क्या होना चाहिए। वहाँ पे p और q का मान क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या मतलब -1, -2, -3 इस तरह की संख्याएं, या 1, 2, 3, 4 या 0 इस तरह के, ठीक है। और उसके साथ और एक कंडीशन लगा है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब किसी भी भिन्न में ऊपर जो होता है उसको अंश और नीचे जो होता है उसको हर कहते हैं। तो हर कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो p/q के रूप में जो संख्याएं होंगी उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। और pq का मान क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए किस तरह की संख्याएं? पूर्णांक। तो देखिए मैंने 2/3 लिख लिया, और 2 और 3 दोनों जो है पूर्णांक संख्या में आती हैं, इसीलिए 2/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब देखिए 0/5 अगर लिख दिए तो क्या ये परिमेय संख्या है? जी हाँ, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 और 5 दोनों पूर्णांक में आता है, ठीक है। एक चीज ध्यान देंगे, आगे देखिए 3/0, क्या ये परिमेय है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने कहा था स्पेशल कंडीशन में कि नीचे कभी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अब बोलिए 5 क्या परिमेय संख्या है? यस, 5 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 को 5/1 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या आप लोगों को समझ में आ गया। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्याएं, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्याएं, वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां pq पूर्णांक है एवं q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे जो हर है उसका मान 0 नहीं हो सकता है। इस तरह से आप लोग अगर डिफाइन करते हैं तो कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होता है। तो इसमें 0 भी आ जाएगा, इसमें 1/2 भी आ जाएगा, इसमें -1/2 भी आ जाएगा, इसमें -1/3 भी आ जाएगा, इसमें 1/-5 भी आ जाएगा। तो इस तरह के सारे संख्याएं इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर समझने में दिक्कत कुछ होता है तो वो है अपरिमेय संख्या। बहुत सी स्टूडेंट्स जो हैं इसमें अपने आप को डिफ़िकल्टी महसूस करते हुए नज़र आते हैं। अपरिमेय संख्या जो क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा, तो अपरिमेय संख्या में क्या होता है? वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन ये डिफिनेशन बोलने से हमें कुछ पता चलता ही नहीं है, तो इसीलिए ये डिफिनेशन हम लोग रिजेक्ट करेंगे और लेंगे कौन सा डिफिनेशन? तो दशमलव वाला डिफिनेशन लेंगे। वैसी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार शांत और अनावृति होती हैं उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को बढ़िया से थोड़ा जो दशमलव प्रसार होता है उसके बारे में समझ लेना है। तो दशमलव प्रसार जो होता है वो एक्चुअल में 3 प्रकार के होते हैं, 2 ही होते हैं, एक का 2 प्रकार अलग से होता है। तो इसको हम लोग पहले बढ़िया से समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई भी दशमलव प्रसार है, तो दशमलव यहाँ पे हमने लिख लिया दशमलव प्रसार, ठीक है। अब ये जो दशमलव प्रसार है या तो शांत प्रकार का होता है या तो अशांत प्रकार का होता है, ठीक है। अब शांत और अशांत क्या है इसको समझना पड़ेगा। चलिए कुछ 2 से हम 5 को भाग देंगे, तो 2 दूना 4, यहाँ 1 आया, पॉइंट लेंगे 0, 2 पंचे 10 कट गया, तो ये आया मेरा आंसर 2.5। तो 2.5 जो आया वो शांत दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि ये भाग लग गया, खत्म हो गया। कुछ कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो कभी भाग लगती ही नहीं, चलते जाता है।
आप कितनों भी भाग करते जाइए वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो उस तरह के संख्याओं को, उस तरह के दशमलव प्रसार को अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। जैसे कौन सी संख्या, जब आप 3 से 1 को भाग देते हैं, ठीक है, तो पॉइंट लीजिए 10 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो गया, ये सॉरी यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिए, 3 तिया 9 हो गया, माइनस कीजिए फिर 1 आया, फिर यहाँ पे एक 0 लगेगा, 3 तिया 9 हो गया, फिर माइनस कीजिए 1 आया, हमेशा 1 आते जाएगा और आप 3 3 3 3 बार बार लिखते जाएंगे और ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इस तरह के जो दशमलव प्रसार हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं उसको हम लोग कहेंगे अशांत दशमलव, ठीक है। जैसे 0.33333 इस तरह के संख्याओं को। अब ये तो समझ में आया शांत और अशांत। अब हम कह रहे हैं कि अशांत भी 2 प्रकार के होते हैं, शांत तो वहीं खत्म, लेकिन अशांत 2 प्रकार के। एक होते हैं आवृत्ति, एक होते हैं अनावृत्ति, मतलब जिसका कोई आवृत्ति नहीं है, जिसका रिपीटेशन नहीं होता है। इसमें रिपीटेशन होता है, इसमें रिपीटेशन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे जो दशमलव प्रसार है, यहाँ 3 फिर 3 फिर 3, तो इस तरह से 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो आवृत्ति वाला में ये आ जाएगा, ठीक है। एक आता है अनावृत्ति, माने वहाँ पे रिपीटेशन नहीं होता है। कैसे? जैसे यहाँ पे देखिए 0.3 फिर 30 फिर 300 फिर 3000 इस तरह से, और ये चलते जाएगा, मतलब रिपीटेशन नहीं हो रहा। 3 आ रहा है, फिर 30 आ रहा है, फिर 3000 आ रहा है, इस तरह का आ रहा है, मतलब वहाँ पे रिपीटेशन देखने को हमको नहीं मिलता है। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को अशांत और अनावृत्ति कहेंगे। और हम इस तरह से 3 प्रकार के संख्याएं को देखें दशमलव प्रसार को। इसमें शांत वाला परिमेय होगा, अशांत में आवृत्ति वाला परिमेय होगा, और अशांत में अनावृत्ति वाला जो होगा वो हो जाएगा अपरिमेय। तो यहाँ पे क्या समझना आपको? अशांत और अनावृत्ति, ठीक है। वैसी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावृत्ति है उसे अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे 0.2, 25, 250, मान लीजिए 2500, इस तरह का जो संख्या होगा उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √2, √3, √5, इसका भी जब हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे तो इसका भी दशमलव प्रसार ऐसा ही होता है, अशांत और अनावृत्ति। यानी कि कोई भी अभाज्य संख्या में अगर रूट हम लगा देते हैं तो वो भी संख्याओं का जब दशमलव प्रसार निकालेंगे तो वो भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के संख्याओं को पढ़ा। और ये सारे संख्याएं किस में आती हैं? ये सारे संख्याएं आती हैं वास्तविक संख्याओं में। इसीलिए ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने कौन कौन सी संख्याएं पढ़ा? प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इस तरह से बहुत प्रकार, जितने भी प्रकार के संख्याएं थे सब हमने पढ़ लिया। और ये सारे संख्याएं जो भी हैं इसको अभी तक आपने पढ़ा है, और ये सारे संख्याएं वास्तविक संख्याएं ही हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंचते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? तो वैसे जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को बना देते हैं तो उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। तो इस तरह से हम लोग वास्तविक संख्याओं तक पहुंच चुके हैं। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं और जो भी इसमें थ्योरी का यूज किया गया सब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको 10 क्लास के गणित के जितने भी क्वेश्चन हैं और जितने भी ट्रिक्स हैं, जो भी चीज़ें सब बताया जाएगा और आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।